हेलो फ्रेंड्स, एस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज से हम लोग इस चैनल पर पॉलिटी के सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी के 10 का दम सीरीज़ में हम लोग उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में पॉलिटी के सवाल आसानी से हो जाएंगे। और बात करें तो हिस्ट्री का सेक्शन ऑलरेडी इस चैनल पे स्टार्ट हो चुका है और आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए आज से शुरू करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम से रिलेटेड प्रश्नों को, और फिर कंटिन्यू करेंगे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम के प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन देखने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन के कुछ विवरण देख लेते हैं ताकि ये सवाल आसानी से हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान हो गया था। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको चुना गया था। तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश को चुना गया था सर एलिजा एम्पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अगर इन विवरण के तहत चला जाए तो इस सवाल का जवाब हुआ ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरे सवाल में सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, और सूची 1 में कुछ बिंदुएं दी हुई हैं और सूची 2 में कुछ बिंदुएं दी हुई हैं, और आपको कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इस सवाल का भी जवाब देने से पहले हम लोग देख लेते हैं इस सवाल के विवरण के बारे में। ये रहा विवरण। पहला कहता है कि नियामक अधिनियम, जिसको इंग्लिश में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये याद रखिएगा, 73 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सेकंड, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, यहीं पे याद कर लीजिएगा। इसके तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस सेक्शन को याद किए रहिएगा। तीसरा है चार्टर अधिनियम 1813। इसके तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। और चौथा है चार्टर अधिनियम 1833। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति इसी चार्टर के तहत शुरू की गई थी। ये चारों के चारों पॉइंट इतने इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये चारों के चारों पॉइंट यहीं पे याद कर लीजिएगा, और इसी विवरण के तहत हम लोग कोशिश करते हैं दूसरे सवाल का जवाब देने का। तो पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो हमने अभी भी देखा कि सेकंड यानी पिट्स इंडिया का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। बी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम यानी 1 1773 के तहत की गई थी। अभी अभी हम लोगों ने देखा। सी, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 से दी गई थी। अभी अभी हम लोगों ने देखा उसको भी। डी, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति को भी हम लोगों ने अभी देखा कि चार्टर अधिनियम 1833 के तहत हुआ था। तो ए का होता है 2, बी का हो रहा है 1, सी का हो रहा है 3 और डी का हो रहा है 4। 2, 1, 3, 4 ये मिलता है आपको बी में, यानी करेक्ट आंसर हो गया बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किनसे
भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजी शिक्षा की नींव। तो इसमें 3 बिंदुएं दी हुई हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। किससे जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो इसको भी करने से पहले हम लोग पहले इसका विवरण देख लेते हैं। विवरण में सबसे पहला दिया हो गया 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, भारत में शिक्षा प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1,00,000 रुपये खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया था इस चार्टर के तहत। यानी 1813 भी रिलेटेड है भारत में शिक्षा प्रसार के लिए। दूसरा 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था और उसकी जिम्मेदारी ये थी कि 1,00,000 रुपये जो है शिक्षा के लिए देना था। और इस समिति के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकेले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकेले। यहीं पे इसको याद कर लीजिएगा। यानी 1823 का जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी है, वो भी शिक्षा से रिलेटेड है, अंग्रेजी शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। और जो लॉर्ड मैकेले थे, उन मैकेले के प्रस्ताव को ही स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। तो नोट करिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन। और एक भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक जो थे वो नेता ट्रेवेलियन थे। आंग्ल शिक्षा को इंग्लिश में एंग्लिस्टिक शिक्षा भी बोला जाता है। और जो H.T. प्रिंसेप थे वो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया। अब इन पॉइंट को देखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं उस सवाल का जवाब देने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो पहला पॉइंट कहता है 1813 का चार्टर एक्ट। तो हाँ, ये जो है अंग्रेजी शिक्षा से नींव पड़ा इसका। दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक ट्रांसैक्शन इंस्ट्रक्शन, अभी भी हम लोग देखा कि ये भी रिलेटेड है अंग्रेजी शिक्षा से। और ये प्राच्यविद और आंग्लविद, वही अभी हम लोग ने देखा यहाँ पे एंग्लिस्टिक और ओरिएंटलिस्ट की बात कर रही है यहाँ पे। तो प्राच्यविद और आंग्लविद ये भी रिलेटेड है अंग्रेजी शिक्षा से। तो इसका जवाब हुआ डी, 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं विवरण, उसके बाद हम लोग इसका जवाब देंगे। हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और सारे सवाल का पहले विवरण देख लेंगे और उसके बाद उस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि सवाल के अगर आसपास भी या उससे रिलेटेड भी सवाल कोई पूछे जाते हैं तो वो सवाल भी आपके एग्ज़ाम में आसानी से हो जाएंगे। और अगर ये सवाल भी पर्टिकुलरली रिपीट किया जाता है किसी भी एग्ज़ाम में तो वो सवाल भी आपसे आसानी से हो जाएंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए बारी बारी से, और विवरण के साथ हम लोग सारे सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ऊपर वाले सवाल का जवाब तो यही बन गया, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है 1833 का चार्टर अधिनियम जो कि इसके बाद आया था, द्वारा कंपनी में समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया था। अगर नया सवाल बनता है और पूछता है कि समस्त व्यापारिक कार्यों को किस चार्टर के तहत समाप्त किया था, तो वो चार्टर रहेगा 1833। और समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त करने के बाद कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो अगर हम इस सवाल का जवाब देखें तो इस सवाल का जवाब हुआ ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 5वां। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो फिर हम लोग देखते हैं विवरण के बारे में। पहला क्या है, चार्टर एक्ट 1833, जिसकी एक धारा है महत्वपूर्ण धारा, धारा 87। ये क्या कहती है, कोट अनकोट दिया हुआ है यहाँ पे, ये हम लोग हूबहू पढ़ के देखते हैं क्या ये कह रहा है। इसमें कह रहा है कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन
कि देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकता है। तो ये धारा जो कि 1833 चार्टर में है, उसके हिसाब से अयोग्य नहीं माना जा सकता है, मतलब उनको अलाउ करेंगे। तो ये धारा और यही चार्टर 1833 बेस बनाता है कि देश के प्रशासन में हिस्सा लेने का। तो इसका जवाब हुआ ए, चार्टर एक्ट 1833। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो देखते हैं विवरण पहले हम लोग। पहला, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम। ये 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था जिसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई है। परंतु इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि मतदान का अधिकार नहीं था। ये नोट करने वाली बात है कि मतदान का अधिकार नहीं था। और इस अधिनियम के तहत ही कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति भी दी गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर ऐसा सवाल बनता है तो उसको भी हम लोग हल कर ले जाएंगे। तो इसके हिसाब से इसका आंसर हुआ बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ये दिए हैं, विवरण देखते हैं पहले, जैसा कि हम लोग अभी तक कर रहे हैं। पहला, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी और किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम के तहत 1935 में जो आया था उसके तहत हुई थी। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट नोट करने लायक है और किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गुएयर थे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके तहत अगर हम इस सवाल को हल करें तो इस सवाल का जवाब हो गया ए, 1861 दिया है, ये नहीं है। भारत सरकार 1909 भी नहीं है, भारत सरकार 1919 भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इसको भी करने से पहले देखते हैं विवरण। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में, ये इम्पोर्टेंट है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई। प्रांतों में जो द्वैध शासन की स्थापना हुई थी वो 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। और इसमें जो 1935 वाला अधिनियम है उसमें केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना को समाप्त करने का प्रावधान था। तो सबसे पहले 1919 में द्वैध शासन प्रांतों में आता है, फिर 1935 में द्वैध शासन केंद्र में आता है और केंद्र में आने के साथ ही जो द्वैध शासन प्रांतों में चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाह रहा है। और जो केंद्र में द्वैध शासन बना उसको 2 भागों में बांट दिया गया। संघीय विषयों को जो है, जो सेंट्रल में संघीय विषय होते हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित विषय। और यही हस्तांतरित विषय जो है ट्रांसफ़र करता है पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्य गवर्नमेंट की तरफ, वो हम लोग आगे के सवालों में देखेंगे। तो ये इस सवाल से इसका जवाब बनता है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो देखते हैं प्रश्न 9, 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी विशेषता है या कौन सी विशेषता नहीं है 1919 के भारत शासन अधिनियम में। तो सबसे पहले हम लोग विवरण में देख लेते हैं कि 1919 का भारत शासन अधिनियम था क्या। तो अगर विवरण की बात करें तो पहला भारत शासन अधिनियम 1919
ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था। ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था और जिसका उद्देश्य था भारत शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। इस अधिनियम में भारत जो सचिव थे वो एडविन मॉन्टेग्यू थे और वायसराय लॉर्ड चैमफोर्ड थे। इन्हीं के कार्यकाल में भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन दोनों के नाम याद कर लीजिएगा और ये बार बार पूछे जाते हैं। दूसरा क्या है, इस अधिनियम के द्वारा ही वैध मतलब ड्यूअल शासन की स्थापना की गई थी। प्रत्येक राज्य के प्रशासन को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित, जैसा कि हम लोग ने पिछले सवाल में भी देखा था। और हस्तांतरित विषयों के संबंध में केंद्र जो है प्रांतों को विधायकी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, मतलब केंद्र से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था शक्तियाँ प्रांतों में हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत ब वाला सेक्शन से। और तीसरा कहता है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था 1909 के अधिनियम में हुआ था, न कि 1919 के अधिनियम में। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है, में ही कर दिया गया था। लेकिन 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को जो है पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था दिया गया था और 1919 में जो आया था अधिनियम उसमें ऐड कर दिया गया था सिखों को, यूरोपियों को, भारतीय ईसाइयों को और एंग्लो इंडियनों को। कहने का मतलब ये है कि जो मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था दिया गया था वो 1909 में दिया गया था और जो 1919 में अधिनियम आया था उसके तहत सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों को ऐड किया गया था, यानी विस्तारित किया गया था। तो आइए हल करते हैं हम लोग सवाल 9 को। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में वैध शासन की व्यवस्था, हाँ ये सही है, अभी हम लोगों ने देखा। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था ये 1909 में हुआ था, ये हम लोगों ने देखा, तो ये गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, हाँ ये भी सही है। तो इस सवाल का जवाब हुआ 1 और 3, यानी सी, केवल 1 और 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई, किस एक्ट के द्वारा बनाई गई? तो विवरण पहले हम लोग देख लेते हैं। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। जो ऊपरी सदन था उसको राज्य परिषद बोलते थे, इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्षों के लिए होता था और उनके 60 सदस्य होते थे कुल, जिनमें से 34 निर्वाचित थे और 26 मनोनीत थे। ये पूरा लाइन इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, देखने लायक बात है। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा बोला जाता था और उसको इंग्लिश में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो कि 3 वर्षों के लिए होता था और उसके कुल सदस्य 144 थे, जिसमें से 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे। अब आप इस पॉइंट को देख लीजिए, ये पॉइंट कितना इम्पॉर्टेंट है और इस पॉइंट से कितने सवाल बन सकते हैं। तो इस विवरण के हिसाब से इसका जवाब होता है सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज के 10 के दम के पॉलिटी की सीरीज में 10 क्वेश्चन यहीं पूरा होता है। और अगले वीडियो के लिए वेट करिए और देखिए, और वीडियोस को पूरा देखने के बाद आप लोग को पॉलिटी के सेक्शन में कभी भी एग्ज़ाम में सवाल हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और धीरे धीरे करके मैं सारे सवालों को जो है इस चैनल पे पॉलिटी के 10 के दम के सेक्शन में कराता जाऊंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। तो थैंक यू।